हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। हम लोग यहां पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बता दें कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ाई होगी इसका आप नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप। अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी। इस नाम का एक पब्लिक ग्रुप आएगा, आप उसमें खुद से ज्वाइन कर सकते हैं और सारा नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन के मीनिंग को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले बुक में दिया गया है लाइफ स्पान, जीवन अवधि या जीवन काल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लाइफ स्पान होता क्या है। लाइफ स्पान हिंदी में इसको कहते हैं जीवन काल। लाइफ स्पान को हिंदी में कहते हैं जीवन काल। ये है क्या, ध्यान से समझना है। कोई भी जीव सबसे पहले जन्म लेता है, छोटा से बड़ा होता है, धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कोई भी जीव एक लिमिटेड पीरियड तक ही जीवित रहते हैं। जब वो ओल्ड होकर के डेथ कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम इस मृत्यु को कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ। तो कोई भी जीव सबसे पहले जन्म लेगा, इसके बाद वो एक कुछ समय तक जिएगा और लास्ट में बूढ़े होकर के वो मर जाते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं उसका लाइफ स्पान, जीवन काल। यानी कि किसी भी जीव का जो जन्म होगा, यानी कि बर्थ होगा, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, उसका लाइफ स्पान कहेंगे। हिंदी में इसका परिभाषा भी लिख दें, परिभाषा लिख देते हैं। बोलेंगे किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ तक के समय को लाइफ स्पान कहते हैं। ठीक है। अलग अलग जीवों का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। सभी जीव एक समान उम्र तक नहीं जीता है, अलग अलग जीवों का लाइफ स्पान अलग अलग होगा। यहाँ कुछ लिस्ट है, एक तरफ लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के नाम, एक तरफ है लाइफ स्पान, जीवन काल। क्या क्या लिखा है? ह्यूमन, मनुष्य का एवरेज लाइफ स्पान जो होता है वो होता है 60 से 80 वर्ष। यानी कि मनुष्य, इस पूरी दुनिया में जितना मनुष्य है, लगभग 60 से 80 वर्ष तक में वो बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो मनुष्य का जीवन काल कितना हो गया? 60 से 80 वर्ष हो गया। इसी प्रकार एलिफेंट, हाथी का है 60 से 90 वर्ष, डॉग, कुत्ता का है 20 से 30 वर्ष, क्रो, कौवा का है 15 वर्ष, पैरोट, तोता का हो गया 140 वर्ष, काऊ, गाय का 20 से 25 वर्ष, हॉर्स, घोड़ा का 60 वर्ष, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का 60 वर्ष, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, इसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ये मक्खी ही है लेकिन
नॉर्मल मक्खी से थोड़ा अधिक साइज में बड़ी होती है। फ्रूट फ्लाई कहते हैं 30 दिन, ये 30 वर्ष नहीं है, 30 दिन है, 30 डेज है, 30 दिन तक ये जीवित रहेगा। हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी है, नॉर्मल मक्खी 28 दिन तक जीवित रहती है। बटरफ्लाई तितली 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। इसके बाद है टॉर्टवाइज कछुआ 100 से 150 वर्ष तक जीता है। रैट चूहा 3 वर्ष तक जीवित रहेगा। फ्रॉग मेढक 9 वर्ष तक जीवित रहेगा। कैट 35 टू 40 ईयर्स 35 से 40 वर्ष तक जीवित रहेगा। मंकी बंदर 26 वर्ष तक जीवित रहेगा। रोज, यहाँ कुछ पौधा का भी लिस्ट में नाम है। रोज गुलाब का पौधा 5 से 7 वर्ष तक जीवित रहता है। बनाना ट्री केला का पेड़ 25 वर्ष तक जीवित रहता है। अब क्या है कि केला का जो ऊपर वाला पूरा पार्ट होता है ना, उसका जो लीफ वगैरह सब होता है, वो 25 साल तक जीवित नहीं रहता है। तो फिर केला के पौधा का कौन सा पार्ट है जो कि 25 साल तक जीवित रहेगा? तो वो है उसका अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना। जो तना का पार्ट भूमि के अंदर रहता है ना, वो 25 साल तक भी जीवित रहता है। यदि केला के भूमिगत तना को, अंडरग्राउंड स्टेम को हम निकाल लें और उसको घर में रख दें, 25 साल के बाद भी अगर बोएंगे ना उसको, मतलब भूमि में लगा देंगे, तो उससे न्यू प्लांट बन जाएगा। तो केला का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो 25 साल तक जीवित रहता है। फिर ये राइस प्लांट, धान का पौधा 3 से 4 महीना तक ये जीवित रहेगा। बनियान ट्री, बरगद का जो पेड़ है वो 200 वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंगो ट्री, आम का पेड़ 200 वर्ष तक जीवित रहता है। पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ है लगभग 2000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो कुछ जीवों का ये लाइफ स्पान का लिस्ट है। इसके बाद देखते हैं कि कौवा का लाइफ स्पान 15 वर्ष का होता है और तोता का 140 वर्ष का होता है। जबकि कौवा और तोता के साइज में कोई खास अंतर नहीं होता है। जितना बड़ा कौवा होगा उतना ही बड़ा लगभग तोता भी होता है। लेकिन दोनों के उम्र में बहुत ज़्यादा का अंतर है। कहाँ? कौवा जो है 15 साल तक ही जीता है और तोता 140 साल तक जीता है। समान साइज होते हुए भी दोनों के लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। मतलब ये कि लाइफ स्पान जीवों के शरीर के साइज पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा जीव है वो ज़्यादा जिएगा, कोई छोटा जीव है कम जिएगा, ऐसा नहीं है। बराबर साइज का भी जो जीव है वो उसके लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा का अंतर देखा जा सकता है। और हो सकता है कि छोटा साइज का भी जो जीव होगा, जैसे कि तोता छोटा है, हाथी बड़ा है, लेकिन फिर भी हाथी से ज़्यादा लाइफ स्पान होता है किसका? तोता का होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैंगो ट्री, आम के पेड़ का जो लाइफ स्पान है वो होता है 200 साल। और पीपल ट्री, पीपल के पेड़ का लाइफ स्पान होता है कितना? 2000 से 4000 वर्ष। 2000 से 4000 वर्ष है। क्या है कि आम और पीपल दोनों का साइज लगभग समान होता है, लेकिन दोनों के जीवन काल में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। मतलब जीवों के साइज का लाइफ स्पान से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो लाइफ स्पान जीव के साइज पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ एनसीईआरटी बुक का एक पेज है, इसमें बहुत सारे जीवों का इमेज दिया गया है। किसी का लाइफ स्पान बुक में दिया गया है, किसी का खाली छोड़ दिया गया है। और एनसीईआरटी कहता है कि मतलब आप पता करके इसको खुद से भरिए। तो यहाँ पर हम भर दिए हैं। एलिफेंट 60 से 90 वर्ष, रोज 5 से 7 वर्ष, डॉग 20 से 30 वर्ष। इधर फ्रूट फ्लाई का दिया हुआ है, कौवा का भी दिया हुआ है। बनाना ट्री 25 वर्ष, काऊ 20 से 25 वर्ष। फिर इधर पैरोट का दिया हुआ है, क्रोकोडाइल का दिया हुआ है। हॉर्स का 60 वर्ष हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई 30 दिन हो जाएगा। राइस प्लांट 3 से 4 महीना हो जाएगा। टॉर्टवाइज का दिया हुआ है 100 से 150 वर्ष। बनियान ट्री लगभग 200 वर्ष तक जीवित रहता है। ये जो लिस्ट है अलग अलग बुक में, गूगल के अलग अलग साइट पर कुछ इसमें अंतर देखा जा सकता है,
लेकिन इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर जो बता रहे हैं काफ़ी सोच समझ करके बता रहे हैं, तो यहाँ जो लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। सभी जीवों की तो प्राकृतिक मृत्यु होती ही है, लेकिन कि सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। सूक्ष्म जीव यदि अनुकूल परिस्थिति में हो तो उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वो विभाजन कर जाता है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक अमीबा है, ये सूक्ष्मजीव होता है, कुछ देर के बाद ये विभाजन करके 2 मेवा बना लेगा, 2 सूक्ष्मजीव बना लेगा, फिर वो 2 से 4 बनाएगा, फिर 4 से 8 बनाएगा। तो यदि अमीबा अनुकूल परिस्थिति में है तो वह बार बार विभाजन करते जाएगा, लेकिन कि वह मरता नहीं है। अगर सूक्ष्मजीव के ऊपर हम एसिड डाल दें या उसे हम आग में डाल दें तो वो मर जाएगा, लेकिन ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। इसे हम जो है कृत्रिम मृत्यु कहते हैं, इसे हम प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं। तो यदि हम सूक्ष्मजीव को अनुकूल परिस्थिति में छोड़ दें, जैसे कि अमीबा रहता है पानी में, उसको हम पानी में छोड़ देंगे तो वह कभी नहीं मरेगा। वह खाना पीना खाते रहे, वह कभी नहीं मरेगा। वो मरने से पहले विभाजन करके फिर से नया मेवा बना लेगा। तो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इस बात को थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। किधर गया? लाइफ स्पान का परिभाषा हो गया। यहां पर लिखेंगे, यहां लिख देंगे कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होता है, ये होता है इमोर्टल, मतलब अमर होता है, ठीक है ना। सूक्ष्मजीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, तो सूक्ष्मजीव होता है अमर, और बाकी दुनिया में जितना जीव है वो सब की प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो उम्मीद है कि लाइफ स्पान समझ में आ गया होगा। लाइफ स्पान के बाद हम लोग अब समझेंगे रिप्रोडक्शन। जीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रायः जीव में ऐसी क्षमता है कि वो अपने ही जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है। जैसे मनुष्य का संतान मनुष्य होता है, बाघ का संतान बाघ होगा, हाथी का संतान हाथी होगा, जिराफ का संतान जिराफ होगा। इसी प्रकार बंदर का संतान बंदर होगा, सांप का संतान सांप, मछली का संतान मछली, मच्छर का संतान मच्छर, मक्खी का संतान मक्खी। आम के बीज को बोएंगे तो आम का ही पौधा होगा, टमाटर के बीज को बोएंगे तो टमाटर का ही पौधा होगा। इसे लोगों ने कहावत भी बना दिया कि किस तरह से वो कहावत है कि बोया बीज खजूर का तो आम कहाँ से होए। मतलब अगर खजूर का बीज बोएंगे तो आम नहीं होगा, खजूर का बीज बोएंगे तो खजूर का ही पौधा होगा। मतलब जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है। जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन कहते हैं। चैप्टर का भी नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने ही समान का मतलब ये नहीं है कि हूबहू अपने समान। अपने समान का मतलब है कि मनुष्य का संतान मनुष्य होगा, खरगोश का संतान खरगोश होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से संतान बना है तो वह संतान हूबहू अपने पेरेंट के समान होगा। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान संतान बना है तो वो संतान अपने पेरेंट से थोड़ा सा अलग जरूर होगा। उस संतान में वेरिएशन पाया जाएगा, विभिन्नता पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन, ये जो हम यहाँ इमेज ये सब दिखा रहे हैं, मेरा दिखाने का यही मकसद है कि जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे।
तो रिप्रोडक्शन का परिभाषा बोलेंगे वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है, उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेक्चर के लास्ट में सारे पेज का हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देंगे और इसका एक पीडीएफ, ये जो भी इमेज है, जो भी हम लिखते हैं, ये सब का एक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन का परिभाषा पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का परिभाषा पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का परिभाषा पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे? वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान को हम जो है ना क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। ऑफ स्प्रिंग, अपने समान संतान ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति करता है, उसे ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना? ये वीडियो थोड़ा हिंदी टाइप में ही लेंगे और जो भी वर्ड होगा उसको हम इंग्लिश में लिख देंगे और जो भी भाषा वगैरह सब होगा उसको हम हिंदी में लिखा करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो संतान उत्पन्न करेगा उसको तो बोल देंगे पेरेंट, जनक कहेंगे। तो पेरेंट है, पेरेंट है, इसमें होगा रिप्रोडक्शन और बन जाएगा इनका संतान यानी कि ऑफ स्प्रिंग। इस ऑफ स्प्रिंग को हम यंग वंश भी कहते हैं या डॉटर भी कहते हैं। तो कौन सा घटना घटेगा जिसके द्वारा संतान का जन्म होगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जीवों में संपन्न होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है। रिप्रोडक्शन जीवों का एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है, लेकिन कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है। जीवों का ये कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब है कि जीवित रहने के लिए उस कैरेक्टर का होना जरूरी है। जैसे कि जीवों का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि सभी जीव का सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, सभी जीव सेल्स के बने होते हैं, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सभी जीवों को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सभी जीव में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लेकिन रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ना भी हो जीवों में तो भी जीव जीवित रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन होना जरूरी है तभी जाकर के जीव जीवित रहेगा। बिना रिप्रोडक्शन के भी वो जीव अपनी लाइफ को जी सकता है। हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी के कई सालों के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी उनको संतान नहीं होता है। मतलब वो रिप्रोडक्शन में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी वो जीव होते हैं। अब जैसे कि खच्चर एक ऐसा एनिमल है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जीव है। तो जीव कहलाने के लिए उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन होना ही चाहिए। जीव में रिप्रोडक्शन ना भी हो तो भी वो जीवित रहेगा, वो अपनी लाइफ को पूरा जी सकता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर कई वर्षों से, करोड़ों करोड़ वर्ष से जीवन यहां पर बना हुआ है। अगर हम बोलें कि आज से 200-500 साल पहले जो भी घटना घटा था,
क्या कोई आज ऐसा मनुष्य मिल सकता है जो कि ये बता सके कि 400-500 साल पहले इस पृथ्वी पर क्या क्या घटना घटा था? तो जो भी घटना घटा था 400-500 साल पहले, आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कि ये बात बता सके कि मैंने ये सब देखा था इस तरह का घटना घटते हुए। क्यों नहीं बता सकेगा? क्यों नहीं है आज? क्योंकि 400-500 साल पहले जो मनुष्य था वो आज मर गया, आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने यहाँ अपना संतान छोड़ दिया। अब उनके संतान भी मर गए होंगे, फिर वो भी मरने से पहले रिप्रोडक्शन किए और उनका संतान यहाँ आ गया। तो जीवों में लगातार रिप्रोडक्शन होते रहता है, नए नए जीव जन्म लेते रहते हैं, पुराने जीव मरते रहते हैं। प्राचीन काल में भी काफी पहले, करोड़ों वर्ष पहले भी दुनिया में जीव था, आज भी दुनिया में जीव है और आने वाले समय में भी दुनिया में जीव रहेगा। तो इस पृथ्वी पर जो जीवन की निरंतरता बनी हुई है वो किसके वजह से? रिप्रोडक्शन के वजह से बनी हुई है। ये रिप्रोडक्शन होता है दो तरह का। ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, या बोलेंगे रिप्रोडक्शन की दो विधि होती है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में कहेंगे अलैंगिक जनन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कहलाता है लैंगिक जनन। तो रिप्रोडक्शन हो गया दो प्रकार का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। ऐसा करते हैं, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। पहले हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दो पेरेंट्स, एक मेल एक फीमेल, एक फादर और एक मदर के सहयोग से ऑफस्प्रिंग, संतान का जन्म होगा। अगर फादर और मदर यानी कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट यानी टोटल दो पेरेंट मिलकर ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं तो हम इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं, एक डायग्राम बना करके दिखाते हैं। एक मेल पेरेंट या हम इसे कहते हैं फादर, और एक होती है फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट यानी कि मदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पेरेंट होते हैं, एक फीमेल पेरेंट होती है। दोनों के शरीर में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं गेमिट। फादर में बनने वाले गेमिट को कहते हैं मेल गेमिट या स्पर्म कहते हैं, और मदर में बनने वाले गेमिट को कहते हैं फीमेल गेमिट या हम इसे ओवम भी कहते हैं। एक फिगर भी बना करके दिखा रहे हैं कि ये है एक मेल गेमिट या स्पर्म का फिगर और ये है एक फीमेल गेमिट यानी कि ओवम का फिगर। होता क्या है कि ये स्पर्म और ओवम एक दूसरे से जुड़ता है। फादर का जो स्पर्म है वो जाएगा मदर के बॉडी में और ओवम से जाकर के फ्यूज कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब स्पर्म ओवम जुड़ता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यानी कि ये जो स्पर्म है ना, ये जाएगा ओवम के पास और ये स्पर्म ओवम में प्रवेश कर जाएगा, जुड़ करके बनाता है जायगोट। स्पर्म ओवम जुड़ करके क्या बनाया? जायगोट बना लिया। एक फिगर भी बना देते हैं। तो माना कि यही क्या है? यह है जायगोट। स्पर्म और ओवम के जुड़ने से क्या बन गया? जायगोट बन गया। अब जायगोट में सेल डिवीजन होगा, तो जब जायगोट में लगातार सेल डिवीजन होगा तो बनेगा क्या? एम्ब्रायो बनेगा। जायगोट में सेल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा।
ठीक है ना। जायगोट में सेल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो में जैसे कि पहले 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल बनेगा, इस तरह से फिर सेल का संख्या लगातार बढ़ते जाएगा। और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट माँ के शरीर में, माँ के यूट्रस के अंदर 9 मंथ तक होता है। इसके बाद जब एम्ब्रायो पूरा डेवलप कर जाता है तो फिर यही एम्ब्रायो ऑफस्प्रिंग के रूप में, संतान के रूप में जन्म लेता है, संतान के रूप में जन्म लेगा, ठीक है ना। संतान के रूप में जो है जन्म लेता है, हेयर भी बना देते हैं, ठीक है ना, संतान के रूप में जन्म लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल पेरेंट या फादर, फीमेल पेरेंट या मदर। मेल पेरेंट यानी फादर के बॉडी में बनेगा मेल गेमेट या स्पर्म, और मदर के बॉडी में बनेगा फीमेल गेमेट या ओवम। स्पर्म ओवम एक दूसरे से जुड़ जाएगा और बनाएगा जायगोट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब जायगोट में सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, तो बनेगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो ऑफस्प्रिंग के रूप में, संतान के रूप में जन्म लेता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, गेमिट का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि 2 पेरेंट मिलकर ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करेंगे, इसी को कह देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो ध्यान देना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ये एक अमीबा है, ठीक है ना, ये एक अमीबा है, सूक्ष्म जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बस सेल डिवीजन किया, विभाजन किया और 2 अमीबा बना लिया, ठीक है ना। कितना अमीबा बना लिया, 2 अमीबा बना लिया, ठीक है, 2 अमीबा बना लिया 2 डॉटर, 2 डॉटर बना लिया। सेल डिवीजन हुआ और 2 डॉटर बन गया। यही कहला गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहीं कोई गेमिट नहीं है, कहीं कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एक अमीबा अकेला डॉटर बना लिया, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अगर हम बात करें हाइड्रा की बात करते हैं, तो ये है हाइड्रा, जो है ना, ये है हाइड्रा। पानी में पाया जाने वाला जो है ये एक छोटा एनिमल होता है, इसका नाम है हाइड्रा। इसका नाम क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है, हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है। इस उभार को हम कह देते हैं बड। इस उभार को क्या बोलेंगे, बड कहेंगे। ये बड धीरे धीरे आकार में हो जाता है बड़ा, ये बड धीरे धीरे आकार में हो जाएगा बड़ा, और बड़ा होने के बाद यहाँ माउथ बन गया, इसके चारों तरफ ये टेंटिकल्स बन गया, धागा जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और लास्ट में ये अपने पेरेंट बॉडी से कट करके हो जाता है अलग। ये अपने पेरेंट बॉडी से कट करके हो जाता है अलग, और जैसे कट करके ये अलग हो गया तो ये डॉटर हाइड्रा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डॉटर हाइड्रा बोलेंगे, डॉटर हाइड्रा बोलेंगे। संतति हाइड्रा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट हाइड्रा बोलेंगे, पेरेंट हाइड्रा बोलेंगे, ठीक है ना। तो पेरेंट हाइड्रा के शरीर से क्या एक उभार निकला जिसको बड कह दिया, और वही बड़ा होकर के एक डॉटर हाइड्रा का निर्माण कर लिया। ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जैसे एक और फिगर बना देते हैं, ये है अमीबा, ये क्या है, अमीबा। इसमें अगर हो जाए मल्टीपल फिजन हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीपल फिजन, ठीक है ना, क्या हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। तो मल्टीपल फिजन में एक अमीबा से कई अमीबा बन जाता है, बहुत सारा अमीबा बन जाएगा, अनेक अमीबा बन जाएगा। मेनी डॉटर अमीबे।
अगर एक से ज्यादा अमीबा है ना तो हम अमीबे कहते हैं, ठीक है ना। यहां भी हमको, यहां तो अमीबा खैर लिखे नहीं है, चलो 2 डॉटर सिर्फ लिखे हैं, तो मेनी डॉटर अमीबे, एक से ज्यादा अमीबा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अमीबे कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन, इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। और यहां पर हम अमीबा में क्या दिखाए, मल्टीपल फिजन दिखाए हैं। ये हाइड्रा में हम बड फॉर्मेशन, बडिंग दिखाए हैं। कहीं पर क्या 2 पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, नहीं, बस एक सिंगल पेरेंट अकेले ही ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न कर दिया, संतान उत्पन्न कर दिया। हमको यहां कहीं भी गेमिट बनता हुआ नजर नहीं आया, कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बस एक सिंगल पेरेंट अकेले ही संतान उत्पन्न कर दिया। यही क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट, इसको हटा दें, साइड कर दें, क्या रहने देते हैं, एक सिंगल पेरेंट यहां लिखते हैं, ठीक है ना, एक सिंगल पेरेंट, ठीक है ना, एक सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करता है, ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। एक सिंगल पेरेंट, एक जीव अकेला संतान उत्पन्न कर देगा, वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का निर्माण, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट फॉर्मेशन, देखना है, गेमिट फॉर्मेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। प्रायः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का निर्माण नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गेमिट का निर्माण होता है। हम लोग चैप्टर में आगे बात करेंगे कि ये पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। फिलहाल भी याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का निर्माण हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट बन भी गया ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। गेमिट से डॉटर बन जाएगा, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के ही। अब एक बात याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी संतान बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जितना भी संतान बनता है, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जितना भी क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ठीक है ना, जितना भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ये सभी ऑफ स्प्रिंग, जैसे हम देख रहे हैं कि एक अमीबा से यहां 2 डॉटर अमीबा बन गया, एक अमीबा से यहां बहुत सारा डॉटर अमीबा बना हुआ है, बहुत सारा बना हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जितना भी संतान बनता है, ये सभी संतान गुणों में आपस में भी समान होगा और अपने पेरेंट के भी समान होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला जितना भी संतान होगा, ये सभी आपस में भी समान होगा और अपने पेरेंट के भी समान होगा। मतलब कहीं कोई अंतर नहीं, पेरेंट और बच्चे में कोई अंतर नहीं। यहां पर बहुत सारा संतान बना हुआ है अमीबा का, लेकिन सब में कोई अंतर यहां पर नहीं होता है। जितना भी संतान होगा सब हूबहू एक दूसरे के समान होगा। और ये जो समानता है, ये 2 तरीके से समानता होता है। हम इसको लिख देते हैं, ये जो ऑफ स्प्रिंग होता है ये 2 तरीके से पेरेंट के समान होगा और आपस में भी समान होगा। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली रूप से समान होगा। किसके समान? सभी संतान आपस में भी समान होगा और अपने पेरेंट के भी समान होगा। तो हम ऐसे संतान के लिए, मतलब वह सभी जीव जो कि आपस में मॉर्फोलॉजिकली रूप से समान हो, मॉर्फोलॉजिकली वाई होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से समान हो, तो हम ऐसे जीवों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्लोन कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? क्लोन कहेंगे। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? ऐसे समान जीव को क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली रूप से समान का मतलब है, मॉर्फोलॉजिकली रूप से समान का मतलब है कि सभी जीव देखने में एक समान है, बाहर से बाहरी स्ट्रक्चर देखने में एक जैसा है,
और जेनेटिकली रूप से समान का मतलब होता है कि सभी जीवों का डीएनए एक समान है। पेरेंट का डीएनए, बच्चे का डीएनए हूबहू एक जैसा, पेरेंट और बच्चा सब एक जैसा दिखाई पड़ता है। पता नहीं चलेगा कौन पेरेंट है और कौन संतान है, पता नहीं चलता, क्योंकि वो दोनों तरीके से यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से वो जो है सभी जीव आपस में समान होगा। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ऐसे जीवों के समूह को क्लोन कहते हैं। मतलब वह सभी जीव जो कि आपस में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से समान हो, ऐसे जीवों के समूह को, उसके पॉपुलेशन, उसकी आबादी को, मतलब सारे जीवों को एक साथ मिला जुला करके क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। और क्लोन के सिंगल मेंबर को यहां लिख देते हैं। क्लोन का जो सिंगल मेंबर होता है, क्लोन का जो, कहां लिख दें, जगह कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको। क्लोन के सिंगल मेंबर को क्या बोलेंगे? रेमेट कहते हैं, ठीक है ना। क्लोन के सिंगल मेंबर ऑफ क्लोन, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं रेमेट। इसको क्या बोलेंगे? रेमेट। मतलब समझना ध्यान से, हम बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जितना भी संतान बनेगा वो सभी संतान आपस में भी समान है, पेरेंट के भी समान है। कितने तरीके से? 2 तरीके से, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से समान है। मॉर्फोलॉजिकली रूप से समान का मतलब देखने में सब एक समान है, और जेनेटिकली रूप से समान का मतलब सबका डीएनए भी एक समान है। मतलब पेरेंट का डीएनए, बच्चे का डीएनए एक समान। एक पेरेंट से अगर 10 संतान का जन्म हुआ तो 10 संतान का डीएनए भी आपस में एक समान। तो ऐसे जीवों के समूह को कह देंगे क्लोन, और क्लोन के सिंगल मेंबर को यानी कि एक जीव को कह देंगे क्या? रेमेट। जैसे यहां पर एक अमीबा में मल्टीपल फिजन हुआ, बहुत सारा अमीबा बन गया, तो हम यहाँ जो बहुत सारा अमीबा हम देख रहे हैं, ये सब का कैरेक्टर आपस में भी समान है और वो अपने पेरेंट के भी समान है। इन सब को हम कह देंगे क्लोन, और किसी एक मेंबर को, क्लोन के किसी एक मेंबर को क्या कह देंगे? रेमेट कहेंगे। क्लोन के सिंगल मेंबर को क्या बोलेंगे? रेमेट कहेंगे। इतना समझ में आया? मतलब अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान बनता है वो हूबहू अपने पेरेंट के समान होगा और सभी संतान भी आपस में समान होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बनने वाला संतान होता है, इस संतान में वेरिएशन पाया जाएगा। इस संतान में जो है ना कुछ विभिन्नता, ये जो संतान है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट से भिन्न होगा। मतलब इस संतान में वेरिएशन पाया जाता है, और वेरिएशन का जो कारण है, वेरिएशन का जो कारण है वो है क्रॉसिंग ओवर, वो है क्रॉसिंग ओवर, है ना। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी संतान बनेगा वो संतान अपने पेरेंट से गुणों में थोड़ा सा अलग होगा। अगर माता पिता से 2 संतान का जन्म हुआ तो दोनों संतान एक दूसरे से गुण में थोड़ा सा भिन्न होगा। वो दोनों संतान अपने पेरेंट से भी गुणों में थोड़ा सा भिन्न होगा। तो हम इसीलिए इसको, इस भिन्नता को कहते हैं क्या? वेरिएशन। वेरिएशन उत्पन्न होने का कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक बार जैसे फर्स्ट ईयर में सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ने के लिए है, और हम लोग यहाँ क्लास 12 में जब बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो वहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर बढ़िया से दिया गया पढ़ने के लिए। तो क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक एक्चुअल में अभी पढ़ना है ही नहीं, बस एक कारण बताए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान बनता है वो पेरेंट से जो गुण में भिन्न होगा, उसका कारण क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम्स रिलेटेड एक घटना है जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वह रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट
ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है। गेमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बनने वाला जितना संतान होगा वो सभी आपस में भी समान और अपने पेरेंट के भी समान होगा। ऐसे जीवों के समूह को बोलेंगे क्लोन, और क्लोन के सिंगल मेंबर को बोलेंगे रेमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जब दो पेरेंट यानी कि एक मेल और एक फीमेल के सहयोग से बच्चे का जन्म होता है, यानी कि मेल गेमिट बनता है, फीमेल गेमिट बनता है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रायो बनता है, तब जाकर के ऑफस्प्रिंग का जन्म होगा। तो हम इस विधि को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बनने वाला संतान होगा वो पेरेंट से गुणों में भिन्न होगा, और वो सभी संतान आपस में भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इस वेरिएशन का क्या कारण है? क्रॉसिंग ओवर है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि अकेला ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो भी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे ना, जैसे कि हमारे पेट में एक जोंक हो जाता है जिसको बोलते हैं टेप वर्म, तो टेप वर्म बाइसेक्सुअल एनिमल या फिर हर्मेफ्रोडाइट एनिमल होता है। मतलब टेप वर्म के एक ही बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होता है। एक टेप वर्म अकेला मेल गेमिट भी बनाएगा और फीमेल गेमिट भी बनाएगा। वो अपने मेल फीमेल गेमिट को जोड़ भी लेता है, फर्टिलाइजेशन भी करवा देगा। मतलब एक जीव अकेला मेल गेमिट भी बनाया, फीमेल गेमिट भी बनाया, और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन भी करवा देगा, और जायगोट बन जाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस जगह में एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक सिंगल पेरेंट जो है वो संतान बनाएगा, तो वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दो पेरेंट मिलकर के संतान बनाता है तो वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे जो चैप्टर में पढ़ने के लिए है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रकार का होता है, जिसे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स को समझेंगे। तो रेगुलर वीडियो आएगा, और अब ये क्लास नहीं रुकेगा। बहुत दिन से क्लास रुक गया था, लेकिन रेगुलर क्लास आएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप नोट्स ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है आनंद कुमार बायो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।